आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारा सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो पहले से ही ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हमारे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हमने देखे थे। तो उन दो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में हम देखेंगे कि अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स का, ठीक है। उनमें जो सबसे पहला है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगर एक वर्ड देखो तो किसके मिलके बना है हमारा? मॉलिक्यूल से मिलके। तो मेनली जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उनके बेसिस में हम देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन-कौन से बनेंगे। तो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमने तीन तरीके से हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी। उनमें पहला हमारा कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड हमारा कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। जो थर्ड है हमारा, वो हमारा कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब बात ये आती है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, चलो मॉलिक्यूल्स तो हमें समझ में आया कि दो एटम्स से बॉन्ड फॉर्मेशन किया, मॉलिक्यूल का हमारा उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं I2 हमने लिखा, क्या लिखा है? आयोडीन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे या फिर दूसरा मैं एग्जांपल तो मैं बोलूं तो सबसे कॉमन एग्जांपल मान लो हमने हाइड्रोजन गैस लिख दिया यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो सेम एटम्स हैं, हाइड्रोजन दोनों कैसे हैं? सेम एटम्स हैं, ठीक है। आयोडीन दोनों कैसे हैं? सेम एटम्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो दोनों ही एटम इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड हमारा कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। समझ में आ रही बात? अब मेन चीज क्या है, अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल लिखा है वो लिखा है पोलर मॉलिक्यूल। क्या लिखा है? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जब हम समझेंगे तो आई थिंक फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमने इसे नॉन पोलर क्यों बोला। सबसे कॉमन एग्जांपल होता है H2O। हमारे पास क्या होता है? H2O। अगर हम H2O को देखें तो एक ऑक्सीजन जो होता है वो दो हाइड्रोजन से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? 1.4। तो ये बात बोली जाती है कि जिन एटम्स में 0.5 से लेके 1.5 तक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बॉन्ड्स हमारे कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर बहुत देर से पोलर नॉन पोलर बोला जा रहा है तो थोड़ा सा पर्दा यहाँ से हटाया जाए। तो कैसे हटेगा पर्दा? हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। तो अब क्या होता है कि ऑक्सीजन इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो जब एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल जब जनरेट हो गया, एक बॉन्ड में ही एक नेगेटिव पोल और एक क्या जनरेट हो रहा है? एक पॉजिटिव पोल जनरेट हो रहा है। तो ये जो बॉन्ड हमारा हो गया, ये बॉन्ड हमारा कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड हो जाएगा। कैसा बॉन्ड हो जाएगा? पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा तब जो मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो दूसरा एग्जांपल हम HCl देख सकते हैं। HCl क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.1, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 1। तो हम HCl भी हमारा कैसा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि जिन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ
डाइपोल मोमेंट निकल के आता है, डाइपोल मोमेंट निकल के आता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल, मतलब क्या है चार्ज, एल हमारी क्या होती है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो जहां पे कुछ ना कुछ चार्जेस जनरेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे हो जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनमें एटम्स के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, चार्ज सेपरेशन होने की वजह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन या आयोडीन को हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों बोला था, तो आई थिंक वो चीज समझ में आ गई होगी कि जब यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, एटम्स के बीच में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। देन अब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड के केस में हम क्या देखते हैं कि जिनमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगे होते थे, जिनमें क्या लगा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा था अभी, फिर से हम H2O को ही देखेंगे। तो H2O के केस में हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करता है, साइड वाला जो H2O मॉलिक्यूल होता है, साइड में जो दूसरा H2O मॉलिक्यूल होता है, उसका जो हाइड्रोजन होता है उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्यों अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव। क्यों डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इसे पार्शियल स्टेबलाइजेशन देता है, और इसी पार्शियल स्टेबलाइजेशन को हमने नाम क्या दिया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दिया था। तो आई थिंक जो बेसिक था इन तीनों टॉपिक्स का वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक। उसके बाद हमारे कौन से आएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें मैंने एग्जांपल लिखा, तो हमारा H2O लिखा, यहाँ पे हमारा SF4 आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड में जो हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो H2O सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में जो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो क्या है, H2O सॉलिड। क्योंकि लिक्विड तो हमें पढ़ना नहीं है, गैस हमें पढ़ना नहीं है, चैप्टर हमारा कौन सा है, सॉलिड स्टेट है। तो H2O सॉलिड, H2O सॉलिड क्या होगा, आइस। तो आइस में अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आइस हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस वही आने हैं कि अगर वो तुमसे कहें कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्लासिफिकेशन बताओ, तो तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होगी कि भाई नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर सबसे टफ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में एग्जांपल पूछेगा, कि वो कहेगा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल लो, या फिर एग्जांपल देके पूछ लेगा कि इन तीनों में से कौन सा प्रेजेंट वहां पे है। तो जब हम वीडियो का लास्ट करेंगे तो वीडियो के लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा, वहां पे मैं सारे एग्जांपल्स देखूंगा, जहां से तुम लोग देख सकोगे कि कौन सा एग्जांपल कौन से केस में जाएगा। तो ये तो बात हो गई मॉलिक्यूलर सॉलिड की। सेकंड जो है हमारा, अब काफी ज्यादा सिंपल आने वाले हैं, ज्यादा इतना कुछ समझना नहीं पड़ेगा इनमें। तो जो सेकंड हमारे पास आने वाला है वो है हमारा आयनिक सॉलिड। क्या आएगा, आयनिक सॉलिड। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है आयनिक सॉलिड्स के केस में। आयनिक सॉलिड का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें NaCl पता है, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं। तो जब एक कैटायन और एक एनायन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, आयनिक सॉलिड कहलाएंगे। बस आपको समझ में आती होगी। NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किसमें आएंगे, आयनिक सॉलिड्स में आएंगे। जैसे कि दूसरा एक और एग्जांपल अगर हम देखें, ZnS देखें, तो ये भी हमारा क्या है, आयनिक सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। तो जब आयन्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक कैटायन और एक एनायन होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। इनकी सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमारे इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्यों इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना तो एक फ्री कैटायन हमें मिलता है, ना ही कोई एक फ्री एनायन मिलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। लेकिन अगर हम इन्हें मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। क्लियर है ये चीज। आयनिक सॉलिड्स में भी एग्जांपल ही याद करते हैं, एग्जांपल याद करने पड़ेंगे चारों के, चार टाइप्स में आएंगे। सेकंड हमारे पास क्या था, आयनिक सॉलिड। थर्ड जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा मेटालिक सॉलिड्स का आएगा। किसका आएगा, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आप देखें, सबसे बढ़िया मेटल हम क्या देखते हैं, कॉपर देखते हैं। कॉपर के हमने वायर्स देखे हुए हैं, ठीक है।
तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है कि मान लो इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट था, इस तरीके से क्या था, एटम्स का अरेंजमेंट था। अब हम ये कहते हैं कि मेटल क्या होता है, तो मेटल बेसिकली वो होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मेटालिक सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि एटम्स क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इस तरीके से मान लो ये जो फ्री स्पेस था, इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। मान लो ये एक मेटल की सरफेस थी, ठीक, इसमें हमारे बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन हुआ क्या है कि अगर ये एक मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो जो खाली स्पेस होगी, अब खाली स्पेस कैसे समझ सकते हो, हमने क्या किया, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, हमने 4 बॉल्स को अरेंज किया, तो जो स्फेरिकल बॉल्स होंगी उन्हें क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं। तो जहां तुमने जब बॉल्स को रखा एक साथ में तो तुम देखोगे बीच में एक छोटा सा स्पेस जनरेट हो जाता है। उसी छोटे से स्पेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आके वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब होता क्या है कि अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो एटम का चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अब अगर हम इस केस को भी देखें तो ये इलेक्ट्रॉन 4 एटम से सराउंडेड है यहाँ पे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और मेटल के जो एटम्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसकी वजह से जितने भी मेटल्स होते हैं मेनली वो हमारे कैसे स्टेट में हमें मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में। इसलिए हम कहते हैं इनका जो दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ वो हमारा क्या है, मेटेलिक सॉलिड्स है। जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आयनिक सॉलिड सारे के सारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हमारे होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके कंडक्शन की बात करें तो हमें पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी हमारे क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 4th पॉइंट बनता है, वो हमारा बनता है कोवैलेंट सॉलिड्स। 4th हमारा क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम क्लास 10th में पढ़ के आते हैं वो होता है हमारा डायमंड होता है। कल हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब हमने पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बोला था कि जो डायमंड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। उसमें एक टर्म मैंने ये बोला था कि डायमंड के केस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता था, इस तरीके का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हमारे क्या लगे होते हैं, कार्बन एटम्स लगे होते हैं, ठीक है। और यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरे डायमंड में रिपीटेड रहता है। तो जब दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद में अगर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जनरेट होता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में अगर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जनरेट होता है तो हम उसे किस में क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका कोवैलेंट सॉलिड में। इस कोवैलेंट सॉलिड का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल एक और में मिल सकता है, वो मिल सकता है सिलिकॉन कार्बाइड। समझ में आएगा? या फिर जो दूसरा में एग्जांपल यहाँ पे मिल सकता है वो हमें क्या मिल सकता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड को ही हमने एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था, क्वार्ट्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। गूगल करके देखना तो क्वार्ट्ज की तो बैक फोटो क्लियर होगी, हल्का सा मिल्की सा सॉलिड होता है, ठीक है। तो वहां से तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारे पास क्वार्ट्ज क्या होता है। तो 4 तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देखा। पहला हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा हमारे पास क्या था, मेटेलिक सॉलिड आया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, आयनिक सॉलिड आया। देन उसके बाद हमारे पास क्या आया, कोवैलेंट सॉलिड। तो 4 टाइप्स के हमने पढ़े, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इनके एग्जांपल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा तो वहां से हम फिर देख सकेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल किसमें। नेक्स्ट मैंने बोला था कि हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड्स होंगे उनके एग्जांपल क्या होंगे। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से आता है। क्वेश्चन ये आता है कि वो मान लो तुम्हें दे दे कि SO2 बोल दे, क्या बोल दे, SO2, और फिर ये बोले कि SO2 के केस में हमें ये बताओ कि हमारा ये पोलर सॉलिड है या फिर कैसा है, नॉन पोलर सॉलिड है। तो याद रखना कि जो SO2 हमारा होगा कैसा होगा, पोलर सॉलिड होगा। क्लियर है ये चीज? क्यों पोलर सॉलिड होगा, तो वो अगर SO2 का बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा बनता है इस तरीके से बनता है, ठीक है। SO2 और CO2 में अंतर होता है। CO2 जो था हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए इसे हम कैसा कहते हैं, नॉन पोलर। लेकिन SO2 अपने स्ट्रक्चर की वजह से हमारा कैसा बनता है, पोलर बनता है। इसलिए मैंने इसलिए स्पेसिफिक इसे बताया। दूसरा हमारा क्या लिखा था, SF4 लिखा था, HCl हमने देखा। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसके थे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पहला एग्जांपल आयोडीन, ठीक है। उसके बाद ज़ेनॉन भी किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। C6H6 हमारा बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन, ये हमारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉलिड्स के।
उसके बाद आयनिक सॉलिड से मैंने बोला था कि जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होंगे किसमें आएंगे, आयनिक सॉलिड में। यहाँ पे एक जो ध्यान रखने वाला है वो इंपॉर्टेंट, इसमें जो एक एग्जांपल बन जाता है वो हमारा ZnS बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई जिंक ब्लेंड जो होता है तो तुमसे ये नहीं कहेंगे कि ZnS में हमारा कौन सा आयनिक सॉलिड है क्या है, सीधे सीधे बोलेंगे कि जो जिंक ब्लेंड होता है वो कौन सा सॉलिड है। इसमें बस ZnS के साथ अच्छे से ध्यान रखना। CF4 हमारा कैल्शियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या कहेगा, आयनिक सॉलिड में आएगा। उसके बाद अगर हम मेटेलिक सॉलिड्स में देखो तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, सारे के सारे मेटल्स हमारे क्या होंगे, आयनिक सॉलिड होंगे। कोवेलेंट सॉलिड में जो याद रखने वाला है वो डायमंड है। उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैंने बोला था ये क्वार्ट्ज होता है हमारा। फिर उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, एक बार समझ लेना और वहां पे जाके हमारा ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा अच्छी लग जाए तो शेयर करें।